हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और मेरे चैनल का नाम है टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया। हम एमपीपीएससी मेंस का सेकंड पेपर का पार्ट 1 या पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं। उसके पॉलिटी वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं। 1 से 3 यूनिट तक उसमें पॉलिटी का है, 4th यूनिट में थिंकर है और 5th यूनिट में भी जो मटेरियल है, यदि 4th और 5th यूनिट का भी मुझे कहीं से सफिशियंट मटेरियल मिलता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास सफिशियंट मटेरियल होना चाहिए। इसका सिलेबस मैं बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी, पॉलिटी वाला, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। जाहिर सी बात है आप सबके पास सिलेबस होगा, यदि नहीं है तो मैं अभी इसकी इमेज आपको दे दूंगी। तो इसका पहली यूनिट का पहला है भारतीय संविधान। आगे इसमें लिखा है निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। तो निर्माण क्या, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो हुआ ये था कि स्वराज पार्टी ने जो था वो 1924 में कहा था कि हमारे पास संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश का संविधान बनाए। लेकिन ये तो तब कहने वाली बातें थी, इतना पॉसिबल नहीं था। फिर इसके बाद एक थे एम एन राय। अब चूंकि पीएससी बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगा है तो इनका नाम भी आप याद रखिए। इनका नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम है, इनका नाम याद रखिए। यदि स्वराज पार्टी के बाद किसी ने कहा था 1934 में, इन्होंने कहा था कि भाई हमारा खुद की संविधान सभा होनी चाहिए हमारे संविधान बनाने के लिए, तो ये नाम आप याद रखिए, मनवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम है। और हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो ये दो चीजें इनके बारे में आप याद रखिए। पीएससी बहुत डीप में, इस बार का प्री देखा जाए तो काफी डीप में जा जाके क्वेश्चन पूछे हैं। काफी अच्छा था पेपर, बहुत अच्छा था। स्टैंडर्ड यही होना चाहिए लोक सेवा आयोग के पेपर का, पर हम शायद इस हिसाब से तैयार नहीं थे। पर देखते हैं क्या होता है, सबका ही जैसा गया है सबका ही एक जैसा ही रहा है। तो ये था 1935 में। 1935 में फर्स्ट टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से कहा कि नहीं, हमको संविधान सभा चाहिए, हम संविधान सभा का गठन करना चाहते हैं। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के निर्माण हेतु संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई हम तो कैसे चुनेंगे, हम तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनेंगे हमारी संविधान सभा। फिर हम थोड़ा जिद पे आ गए। ये कब कहा? ये 1938 में कहा। ठीक है, ये कब कहा? 1938 में। अब इसे सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो अगस्त प्रस्ताव आया था इस मांग को कि भाई ठीक है, हम दे देंगे तुम्हें। अब कौन देगा? ब्रिटिश शासन ही देगा ना। तो हमें इसकी सैद्धांतिक मंजूरी, मतलब एक कहने के लिए मंजूरी, हमें अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में, उसमें उन्होंने कह दिया ब्रिटिश शासन ने कि ठीक है, हम दे देंगे तुमको, हम दे देंगे तुम्हें। तो ये हो गया। फिर इसके लिए क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ये तो सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी थी, तो इसके लिए क्रिप्स मिशन आ गया और इसमें कुछ बातों का कहा गया कि ठीक है, हम संविधान सभा तुम्हारी बनवाएंगे। लेकिन ये कब लागू होना था? ये लागू होनी थी द्वितीय, ये जो
क्रिप्स मिशन आया था, इसने जो बातें कही वो लागू होनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने कहा ठीक है, तुम द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारा साथ दे, हम तुम्हारी ये मांगे मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया इसको कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, जो आप मांग रहे हो, जैसे आप दे रहे हो वैसा हमको नहीं चाहिए, ये मुस्लिम लीग ने कह दिया। फिर आखिरी में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसकी डेट थी 24 मार्च। भारत आगमन इसका हो गया था 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ गया था। कैबिनेट मिशन आ गया था। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, एक जो स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन के लिए आए थे वो भी इसमें थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो भी इसमें थे। और एक थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों इसमें आए थे। और इसने फिर अपनी रिपोर्ट दी थी। अंत में यही आया था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 16 मई 1946। यस, 1946 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। 16 मई 1946 में रिपोर्ट आ गई। इसके लिए चुनाव होने थे, संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे, तो टोटल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई कि भाई जो सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? 389। अब जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो। एक्चुअली बोर्ड पे लिखने की इतनी आदत है नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा हो रहा है, बट आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। आप नोट्स, मेंस के चूंकि नोट्स, तो यहाँ से यदि निर्माण से मैं बात करूँ, संविधान के निर्माण से, संविधान सभा से, तो 3 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। किसी का नाम या कोई डेट वगैरह आ सकती है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। और अब हमें आंसर लिमिट भी 15 वर्ड हो गई है और लाइनिंग भी उसमें उतनी सी होती है। तो हिंदी के पेपर में पिछली बार हमें बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो परिभाषाएं उसकी पूरी हो ही नहीं पा रही थी 3 लाइन में। तो हमें थोड़ा बहुत ही लिखना है। तो डेट यदि हम लिख रहे हैं तो ये आप नोट्स इसी के साथ बनाते चलिए। फिलहाल मेरे पास कोई और जरिया नहीं है आपको पीडीएफ या किसी भी फॉर्म में नोट्स पहुंचाने का। हाँ, यदि कुछ नोट करवाना होगा तो मैं यहाँ जैसे क्लासरूम की तरह मैं आपको यही नोट करवा दूंगी। जो भी नोट करवाना होगा तो मैं आपको पूरा पूरा यही नोट करवा दूंगी। लेकिन इसमें से संविधान सभा या जो ये सब जो पार्ट, मतलब ये सब जो पार्ट है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। मान लो कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे, उसने रिपोर्ट कब सौंपी, भारत आगमन कब हुआ, या चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के पहली बार, तो यही सब इसमें पूछा जाएगा। तो ये 3-3 नंबर के रहेंगे। तो आप नोट्स अभी फिलहाल इससे बना लीजिए, ठीक है। तो जुलाई अगस्त 1946 में इसके लिए चुनाव हुए। कितने? 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए संविधान सभा के लिए। अब इन 389 में ये जो 389 जो सदस्य थे, इनमें से
किसके कितने होंगे, मतलब इनमें क्या डिवाइडेशन था इन 389 में। तो उन्होंने कहा कि भाई 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। कहां से भाई, ब्रिटिश भारत था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि ये आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। फिर उन्होंने कहा कि 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस टाइम पे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 सदस्य कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि 93 देसी रियासतों से आएंगे। देसी रियासतों से आएंगे। अब यदि क्वेश्चन प्री, चूंकि हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, 3-3 नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें प्री के भी फैक्ट हमारे साथ में कवर हो रहे हैं। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, दिल्ली, दिल्ली, अजमेर, अजमेर, मेड़वाड़ा, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, सॉरी मेरवाड़ा है वो, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो 4 लोग यहां से आने थे। जो ब्रिटिश प्रांतों से आने थे उनका चुनाव कैसे होना था, तो उनका चुनाव था कि वहां पे जो प्रांतीय असेंबली उस टाइम पे होती थी, प्रांतीय असेंबली जो होती थी राज्यों में, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के कुछ आधारों पे अप्रत्यक्ष रूप से चुन के इन लोगों को भेजने थे। कितनों को, 292 को ये भेजने वाले थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुन के आने थे। देशी रियासतों को, रियासतों के जो प्रमुख थे वो उनको चुन के भेजने वाले थे। अच्छा, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में कभी शामिल ही नहीं हुई। हालांकि प्रारंभ में तो ये 93 शामिल नहीं हुए थे, प्रारंभ में तो ये 93 ही शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर ये बाकी धीरे धीरे शामिल होते गए। हैदराबाद कभी शामिल नहीं हुई। ठीक है, तो ये 292 प्लस 4 ये वाले और ये वाले मिला के 296 जो सदस्य थे, इनका चुनाव हो गया था जुलाई अगस्त 1946 में। अब ये जो 296 थे, इनमें से यदि हम प्री के पर्पस से देखें कि भाई प्री में इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, कभी आया तो ये 296 जो थे, इनमें से 208 कांग्रेस के थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से चुन के आए थे। 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 निर्दलीय थे। 208 कांग्रेस के आए थे, 73 मुस्लिम लीग के आए थे और 15 निर्दलीय चुन के आए थे। ठीक है, ये हो गया था। देसी रियासतों के इस टाइम पे इस पर प्रतिनिधि शामिल हुए नहीं थे, तो देसी रियासतों के तो थे ही नहीं, धीरे धीरे शामिल हुए, लेकिन ये 296 का बंटवारा ऐसे था कि ये लोग आए थे।
अब जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया तो अब संविधान सभा की जो है स्थापना होगी। तो स्थापना कब हुई संविधान सभा की? तो 6 दिसंबर 1946। ये डेट अच्छे से याद रखिए। संविधान सभा जो थी वो 6 दिसंबर 1946 को गठित हो गई या उसकी स्थापना हो गई और इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946 में ही। एक दिल्ली का कौंसिल चैम्बर था, पुस्तकालय था, वहां पे इसकी बैठक हुई थी। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब जब इसकी बैठक होनी थी तो भाई सभा का कोई अध्यक्ष होना चाहिए, किसी भी सभा के लिए कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये कैसे थे? ये थे अस्थाई, क्योंकि उस टाइम पे पहली बैठक हुई थी जब इनका अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इनके अस्थाई अध्यक्ष थे। लेकिन 11 दिसंबर को इसकी फिर से बैठक हुई। 11 दिसंबर को इसकी फिर से बैठक हुई और फिर इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। जाहिर सी बात है, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन अब मुझे शुरुआत करनी थी। आप प्री पढ़ के आए हो तो ये सब आपको पता होगा, मैं मानती हूं, लेकिन आप शुरुआत, चूंकि निर्माण उन्होंने दिया ही है ना, तो निर्माण में तो यही है, संविधान सभा है, यही सब है, तो निर्माण में तो अपन को यही पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। तो राजेंद्र प्रसाद इनके स्थायी अध्यक्ष बन गए और उपाध्यक्ष बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उपाध्यक्ष बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी HC मुखर्जी। ये इसके उपाध्यक्ष बन गए। तो स्थायी अध्यक्ष मिल गया और उपाध्यक्ष मिल गया, ठीक है। एक था, ये पूछ भी चुकी है PSC 3 नंबर में, कि उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। ये 3 नंबर में PSC पूछ चुकी है। आई थिंक 2017 के उसमें पूछा है, मेंस में। तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ये नरसिंह है, ठीक है। तो बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो प्रारंभिक मसौदा था संविधान का वो बनाया था। अब संविधान सभा बनी क्यों? उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने पेश करा कि भाई संविधान सभा बनी तो है, लेकिन बनी क्यों है? तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी
1947 को स्वीकृत हो गया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं, हमने ये क्यों संविधान सभा बनाई है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और ये स्वीकृत हो गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसके बाद मतलब हुई बहुत सारी चीजें थी बीच बीच में, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ कि निर्माण से क्या इम्पोर्टेंट है। यदि निर्माण उन्होंने टॉपिक दिया है, निर्माण शब्द दिया है, तो वहां से कौन से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये वो चीज है। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव आ गया था और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया था। इसी बीच इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना आ गई। अब आपको सबको पता ही होगा माउंटबेटन योजना क्या थी। माउंटबेटन योजना क्या थी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये माउंटबेटन योजना थी भारत विभाजन को लेके कि भाई 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो माउंटबेटन योजना आ गई और अब 15 अगस्त और इसी के बाद 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देश भी बन गए। तो जाहिर सी बात है, पहले मुस्लिम लीग के सदस्य थे संविधान सभा में, तो अब मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाए यदि कभी, वैसे तो आई थिंक नहीं है उतना जरूरी क्योंकि हमारे देश से संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी यदि पूछा जाए तो संविधान सभा पाकिस्तान के लिए भी गठित हुई थी और उसकी गठित हुई थी 27 जुलाई 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा बन गई थी। 27 जुलाई 1946 में पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बन गई थी। और अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बन गई है तो अब पाकिस्तान, जो हमारी संविधान सभा थी जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, तो इसका पुनर्गठन हुआ होगा। तो ये पुनर्गठन कब हुआ था? तो हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। देखो, ये जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ वो आप अपने नोट्स में लिखती जाइए, या नहीं लिखे हैं तो दोबारा से वीडियो को देखिए। और ये जैसे मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपका भी टाइम बहुत वेस्ट होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ वो आप आगे लिखते जाइए और साथ में ये डेट लिखते जाइए। तो डेट के आगे यदि मैं कोई चीज बोल रही हूँ या आगे या पीछे, तो वो आप अपने आप से लिखते जाइए क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ और डेट में यहाँ लिख दे रही हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए। तो ये 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1947 को हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया और अब इसमें सदस्य कितने बचे थे? 299। जब पुनर्गठन हुआ तो इसके सदस्य कितने हुए? 299। अब ये मत लगाने बैठ जाना कि उसके तो सिर्फ 73 ही गए थे मुस्लिम लीग के, तो 299 क्या कैसे बचे? भाई, देसी रियासतें जो थी वो बाद में शामिल होने लगी थी, है ना, तो धीरे धीरे करके शामिल हुई थी देसी रियासतें, तो इसलिए ये पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य इसमें थे। तो यदि क्वेश्चन यही रहता है कि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या कितनी थी,
तो 299। इनमें प्रांतीय सदस्य थे 229 और 70 देसी रियासतों के थे। ठीक है, तो प्रांतीय सदस्य आ गए थे 229 और 70 आ गए थे देसी रियासतों के। तो यहां तक क्लियर हो गया कि भाई हमारी संविधान सभा बन गई, और संविधान सभा ने थोड़े बहुत काम भी उस टाइम पे किए। संविधान सभा ने थोड़े बहुत काम भी किए, लेकिन फिर मुस्लिम लीग अपना ही राग गा रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो माउंटबेटन योजना आई और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हें पाकिस्तान दे रहे हैं। और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बना दी गई, तो हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया। अब 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। 229 जो थे 229 जो थे वो कहां से आए थे? प्रांतों से आए, और 70 आए देसी रियासतों से। अच्छा, पुनर्गठन के बाद यदि ये क्वेश्चन आता है कि पुनर्गठन के बाद पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर है 1947 का। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हो गया था, और 31 दिसंबर 1947 में पहली बैठक हुई थी पुनर्गठन के बाद। अब प्रारूप समिति गठित हो चुकी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी। संविधान का प्रारूप जो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने बनाया था। वो एक कच्चा मसौदा था उसका। अब एक समिति उस पर विचार कर रही थी, उसमें कुछ संशोधन कर रही थी। तो उसके लिए एक समिति बनाई थी जिसे प्रारूप समिति कहा गया, और इसका गठन हो गया था 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो इसका गठन हो गया था 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 21 फरवरी 1948 को। इसने रिपोर्ट कब सौंप दी थी? 21 फरवरी 1948। अब संविधान का जो प्रारूप था उस पर 114 दिन बहस चली। 114 दिन बहस चली, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके लिए 3 वाचन हुए थे, और संविधान सभा के कुल सत्र कितने हुए थे? 11। 114 दिन बहस चली, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। 3 वाचन हुए थे और 11 टोटल सत्र हुए थे संविधान सभा के। तो ये आप किसी भी बुक में मिल जाते हैं, लूसेंट में भी मिल जाते हैं। तो यदि आपको डेट देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से वो डेटें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि हर वाचन की डेट और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं उससे नहीं करवा रही हूँ। लेकिन आपको डेट वगैरह देखनी है तो आप लूसेंट से जाके भी देख सकते हैं। लूसेंट में आई थिंक है, और यदि लूसेंट में नहीं मिलता है तो एम लक्ष्मीकांत में होगा, तो आप वहां से इनकी डेट देख सकते हैं। ये 3 वाचन जो थे, तो अंतिम सत्र और अंतिम वाचन, अंतिम सत्र या कह सकते हैं अंतिम वाचन, अंतिम सत्र और अंतिम वाचन कब हुआ था? 14 से 26 नवंबर 1949। अब ये अंतिम सत्र हो गया भाई, संविधान सभा का अंतिम वाचन या अंतिम सत्र हो गया। तो संविधान सभा का हमारे संविधान जैसे हमें डेट मिलती है कि हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित
प्रस्तावना में डेट दी गई है कि कब कर दिया था, 26 नवंबर 1949 को कर दिया था। इसी दिन लास्ट सत्र और लास्ट वाचन खत्म हो गया। लेकिन संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, और वो बैठक बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950 को। तो एक विशेष बैठक, सत्र या वाचन तो खत्म हो गए थे, एक विशेष बैठक बुलाई थी संविधान सभा की, और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया था। और ये बैठक कब बुलाई थी, 24 जनवरी 1950 को। क्यों बुलाई? तो संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए। और ये हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया? तो ये हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने। यानी संविधान बन गया, हस्ताक्षर हो गए। तो हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये हमारे संविधान को निर्मित होने में समय लगा। अच्छा, अब हम सोच लें कि संविधान सभा क्या पूरी तरह खत्म हो गई थी 24 जनवरी 1950 को? नहीं, ये बन गई थी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव पहले। तो ये आम चुनाव तक के लिए ये अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि पहले तो संसद थी नहीं। जब चुनावी 1951 से 2 में हुए हैं, 1951-52 में हुए हैं, तो संसद कहाँ से आ गई? तो जैसे अंतरिम सरकार काम कर रही थी, वैसे ही जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। और अंतरिम संसद को समाप्त कर दिया था, अंतरिम संसद को समाप्त कर दिया था 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, तो यानी अंतरिम संसद, या कभी मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे कि संविधान सभा अंतिम रूप से कब समाप्त की गई थी, या कुछ इस टाइप से दे दे, तो थोड़ा ध्यान रखना कि यदि उसमें ऑप्शन जो भंग करने वाली डेट नहीं है, तो फिर यदि ये ऑप्शन है तो फिर इस पर जाएंगे 17 अप्रैल 1952, क्योंकि 17 अप्रैल 1952 के दिन ये अंतरिम संसद के रूप में जो काम कर रही थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था। और दोनों सदनों के साथ हमारी चुनी हुई, दोनों सदनों के साथ हमारी निर्वाचित संसद पहली बार कब आ गई थी? मई 1952। मई 1952 में निर्वाचित संसद हमारी आ गई थी पहली बार, मई। इसकी एग्जैक्ट डेट कहीं मुझे नहीं मिली है, यदि आपको मिल जाती है तो आप वो भी लिख लेना। बाकी मई 1952 था, यदि एग्जैक्ट डेट और कहीं मिल जाती है तो आप वो भी मेंशन कर लेना उसके अंदर। अब संविधान के कुछ प्रावधान थे जो 26 नवंबर, संविधान के कुछ अच्छा, ये आपके ना प्री के लिए भी पूरा सफिशिएंट मटेरियल है, जो संविधान सभा का था वो पूरा सफिशिएंट है।
और मेंस के लिए भी 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना में डेट देखी ही है। तो हमारा संविधान अंगीकृत कब हो गया था? 26 नवंबर को ही हो गया था, 26 नवंबर 1949। लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि लागू होने की डेट तो भाई हम अब तक 26 जनवरी 1950 पढ़ते आए हैं। तो ये सही है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरी तरह से। लेकिन कुछ चीजें कि भाई निर्वाचन कराना है, भारत का राष्ट्रपति होगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें हमने राष्ट्रपति चुन लिया था। तो कुछ चीजें तो होंगी, निर्वाचन होने हैं, तो इसलिए कुछ आर्टिकल जो थे, नागरिकता देनी है, तो कुछ आर्टिकल जो थे कि भाई हमारा देश विभाजन हो गया, अब हमारे नागरिक कौन कौन है, और वयस्क मताधिकार था, तो भाई हमारे नागरिक कौन कौन है जो वोट डालेंगे। तो ये सब कुछ जो अनुच्छेद थे जो पहले ही लागू कर दिए, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। तो ऐसे कितने आर्टिकल थे? ऐसे टोटल 16 आर्टिकल थे जिनको इसी दिन लागू कर दिया था। अब ये आर्टिकल थे कौन से? तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 60 राष्ट्रपति की शपथ है, 60 ये नागरिकता संबंधित है, ये राष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, तो 60, 324 निर्वाचन आयोग है, 324, 366 और 367। फिर 379 और 380। फिर एक और था 388। फिर था 391, 392, 93, 393 और 394। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल 16 आर्टिकल थे जो उसी दिन लागू हो गए थे। जिस दिन अंगीकृत हुआ था संविधान, उसी दिन लागू हो गए थे ये 16 आर्टिकल। बाकी का संविधान, बाकी बचा हुआ संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये सबको ही पता है कि 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा संविधान जो भी बचा हुआ था वो सब लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, मूल संविधान जो था, मूल संविधान था उसमें टोटल 22 भाग थे, 22 भाग थे। आर्टिकल थे यानी अनुच्छेद, आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थीं। 8। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। हमारा टॉपिक भी है प्रमुख संशोधन, तो हम देखेंगे प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं। तो अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, और 104 संशोधनों के बाद अब हमारे पास 25 भाग हैं। संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद, संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद हैं
448, मुझे अपडेट यही में, सॉरी 48 है, 448, तो मुझे अपडेट यही मिले हैं। यदि आपको इससे भी ज़्यादा अपडेट कहीं पे मिलते हैं तो आप उन्हें देख लेना, लेकिन पहले कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ये ही देखा है कि अभी 448 ही आर्टिकल हैं। तो 25 भाग हैं, 448 आर्टिकल हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां अपने पास हैं 12। तो ये 104 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। अभी 104 संशोधनों के बाद अपने पास क्या बचा है? अपने पास 25 भाग हैं, संविधान के 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा को तो भंग किया ही था, संविधान सभा को तो भंग किया ही था, लेकिन कुछ और चीजें भी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया था, को राष्ट्रपति बनाया। जनगण मन जो था, जनगण 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 होता है ना, जनगण जनगण मन, सॉरी जनगण मन को हमने राष्ट्रीय गान के रूप में चुना, राष्ट्रीय गान के रूप में चुना, और वंदे मातरम को हमने वंदे मातरम को हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। तो 24 जनवरी 1950 को ये 3 चीजें और हुई थी। राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति बन गए, और जनगण मन राष्ट्रीय गान चुन लिया, और वंदे मातरम जो था वो राष्ट्रीय गीत चुन लिया। ये हो गया था। अब एक और चीज हमारी छूट गई, कुछ समितियां थी संविधान सभा में, जो संविधान बनने के दौरान, जैसे भाई संसद में समितियां होती हैं अलग अलग कार्यों को लेके, ऐसी ही कुछ समितियां थीं। तो उन समितियों के बारे में हम देखते हैं। तो संविधान सभा में कुछ समितियां थीं। अब जैसे संसद में होता है, अलग अलग कार्य के लिए कुछ ना कुछ समितियां होती हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट थी। हम देख चुके हैं कि इसका गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में, और इसने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी संविधान सभा को। ठीक है, इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें टोटल सदस्य थे 7, जिसमें से 1 अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। टोटल सदस्य इसके थे 7, टोटल इसमें 7 सदस्य थे, एक जिसमें 1 अध्यक्ष भी शामिल था, 1 अध्यक्ष 6 सदस्य थे, है ना। तो मैं सदस्य बोल रही हूँ, तो मतलब अध्यक्ष सहित 7 लोग थे, अध्यक्ष सहित 7 लोग थे, कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष सहित 7 लोग हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपने, मैं मान रही हूं कि आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी आपने प्रारूप समिति, लेकिन अब इसे रट लो, क्योंकि मेंस में ये पूछी जा चुकी है। तो 50 शब्द का जो उत्तर आएगा, तो उसमें जाहिर सी बात है, यदि समिति प्रारूप समिति लिखिए, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। 2015 या 17 में आ चुका है ये, तो ये आप रट लो। आई थिंक 15 में आया था, देख लेना। ठीक है, तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। अन्य सदस्यों में पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
तीसरे हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और फिफ्थ हैं एन माधवराव। तो पहले इनके स्थान पे बीएल मित्र बने थे, पहले बीएल मित्र थे, मतलब यदि बीएल मित्र ये ऑप्शन नहीं है, एन माधवराव नहीं है, प्री की बात कर रही हूं, तो ये तुरंत ही हट गए थे, बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए बने थे बीएल मित्र। और फिर इनके बाद कौन आ गया था, एन माधवराव। तो जब आप मेंस में लिखोगे तो इसे आप ब्रैकेट में ही रखना बीएल मित्र को, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए बने थे और ये जनरली रहे यही थे, एन माधवराव। फिर छठवें सदस्य थे डीपी खेतान। तो ये थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए रहे थे, मतलब बीएल मित्र की अपेक्षा थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए रहे थे। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णमाचारी बने। तो चाहे तो आप टीटी कृष्णमाचारी इधर लिख सकते हैं और इधर आप लिख सकते हैं कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद बने, और चाहे आप डीपी खेतान इधर लिख के टीटी कृष्णमाचारी उनको इधर जोड़ना, पर जोड़ना जरूर, क्योंकि बाकी फिर टाइम के लिए यही रहते टीटी कृष्णमाचारी। कुछ छोटी छोटी समिति और थी, ये तो मेन थी प्रारूप समिति, कुछ छोटी छोटी समितियां और थी, उनको और एक बार अपन देख लेते हैं। वैसे लूसेंट में मिल जाती हैं ये तो, पर अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो अपन सभी कवर करेंगे, क्योंकि अब लूसेंट के भरोसे बैठना मतलब पता नहीं, लेकिन भरोसा भी नहीं है पीएससी का, क्या पता अगली बार वहीं से शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। डराती तो वो रहती है थोड़ा टाइम टाइम पे, बट पेपर इस बार का सीरियसली बहुत अच्छा था। लेकिन हम उस लेवल को लेके माइंडसेट नहीं था, शायद वहां कुछ गलतियां कराए हैं, पर देखते हैं क्या होता है। हमने जो करा है वो सबने ही करा है, क्योंकि हर कोई भी उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं था। तो जाहिर सी बात है इंसान पहले सिलेबस पढ़ता है, पर ठीक है, जिसका हो रहा है वो भी ठीक है, और जिसका नहीं हो रहा है तो आप उसमें सुधार करिए। यदि 2-3 मेंस पढ़ना जरूरी होता है एक्चुअली, यदि पेपर इस लेवल का आता है तब भी, और आप मेंस के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है और फिर प्री निकलने का कोई फायदा भी नहीं होता, तो क्योंकि आप शुरू से फिर वहीं से शुरू करोगे, तो इसलिए बेहतर है कि मेंस की तैयारी आप अभी, ये जब तक रिजल्ट नहीं आता आप मेंस की तैयारी करिए। यदि आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे रुकना बोलते हैं, क्योंकि कुछ 1-2 मार्क्स की आपने गलती भी करी होंगी, तो कोई बात नहीं, आप साथ में लेकर चलिए, लेकिन मेंस भी पढ़िए, जिससे इस लेवल का पेपर में आए, थोड़ा डीप में जाए वो, तो आप उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और समितियां भी थी। तो एक समिति थी संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। अब भाई संचालन कौन करेगा? तो संचालन तो समिति का अध्यक्ष ही करेगा ना। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये इस समिति के, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। फिर एक समिति थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। एक संघ संविधान समिति थी और एक थी संघ शक्ति समिति। तो इनको याद रखने का बेस्ट तरीका है कि भाई संघ में किसका राज चलता है? प्रधानमंत्री का। और हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जो संघ संविधान समिति थी और संघ शक्ति समिति थी, इन दोनों के ही अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए। और संघ पर राज किसका होगा, या संघ में सबसे मेन व्यक्ति कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। हालांकि इस टाइम पे ये प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन बने तो ये, यानी मेन व्यक्ति रहे होंगे। तो ये संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जो थी वो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं एक प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों, फिर एक और थी मौलिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधी तथा अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक। एक ये थी प्रांतीय संविधान समिति, और एक ये थी मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। तो इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे, इन दोनों समिति के मतलब प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श एक ही समिति थी, मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको याद रखना, मौलिक अधिकारों की कई बार आती है कि मौलिक अधिकारों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये समितियां थी। संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा तो राजेंद्र प्रसाद। संघ में इंपॉर्टेंट कौन है? तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, तो जवाहरलाल नेहरू। या इसका याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थी उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये कुछ समितियां थी। आगे का हम फिर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका पार्ट या उसका मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकूं। मैं नोट्स बने हुए PDF या कहीं से आपको प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ फिलहाल। मैं यदि मुझे किसी का लगेगा कि मुझे उसकी डिटेल भी लिखवानी है तो मैं आपको बोल के लिखवा दूंगी, जैसे क्लासरूम में जनरली होता है। तो मैं आपको बोल के, मेरे अपने मटेरियल से बोल के मैं आपको लिखवा दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको मिल भी सकता है, कहीं भी मिल भी सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही बेहतर दे सकती हूँ, बट मेरा भी बेस्ट है। तो इसमें भी आपको कोई कमी नहीं लगेगी। तो आप ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।